कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में विज्ञान का अध्याय 1 जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ के। देखिए यहाँ पर मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ जो परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम अध्याय 1 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ही क्लास में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को हम समझ लेते हैं। तो देखिए इस अध्याय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं या पदार्थ क्या है, पदार्थ की परिभाषा लिखिए। ठीक है, अब देखिए अब पदार्थ किसे कहेंगे तो ऐसी वस्तुएं या हम कहें तो ऐसी चीज़ जो स्थान घेरती, स्थान यानी कि जगह, ठीक है, जगह को गुणती है। जैसे कि अब ये पेन, अब इस पेन को मैं जैसे ही रखूँगी इस बुक के ऊपर तो अब इसने जगह ले ली, यानी कि ये इतनी जगह में आई है, ये यहाँ से यहाँ तक इतनी जगह इसने घेर ली। अब हम इसका नाप तोल करेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत तो वज़न होगा। ठीक है, इसका जो वज़न है वो क्या है, इसका द्रव्यमान है। तो ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो और जिनमें द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाएगी, आपकी पदार्थ कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि आपका ये ढक्कन है। ठीक है, अब इस ढक्कन को देखिए यहाँ पर आप कुछ भी नहीं है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे रखूँगी, ठीक है, अब इसने स्थान घेर लिया। अब इस ढक्कन का हम नाप तोल करेंगे, इसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत इसका वजन होगा, तो वही क्या है, इसका द्रव्यमान बनेगा। जैसे कि पानी, अब पानी को हम किसी भी बर्तन में भरेंगे तो उसने जगह को घेर लिया। ठीक है, क्योंकि हमने बर्तन में भरा तो बर्तन भी किसी ना किसी जगह पे रखाएगा। ठीक है, अब जो पानी है उसको हम कैसे नाप तोल करते हैं, लीटर में। 2 लीटर पानी, 3 लीटर पानी, 4 लीटर पानी, 5 लीटर पानी, तो ये 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर जो पानी है वो क्या है, उसका द्रव्यमान है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। तो ऐसी वस्तुएं या ऐसी चीज़ें जिनका स्थान घेरती हो और जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाएगा, आपके पदार्थ कहलाएंगे। चलिए तो अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप पदार्थ लिखिएगा और यहाँ पे स्केल से 2 अंडरलाइन कर दीजिएगा इसी के नीचे। ठीक है, तो देखिए ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। तो हम पदार्थ किसे कहेंगे कि ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है और हम उसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। देखिए उदाहरण में लिखिएगा पानी, अभी मैंने आपको बताया उदाहरण में, ताप, सूर्य, तारे, हवा आदि, ये सारे के सारे क्या है, पदार्थ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक नोट करने लायक बात है कि पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं। पदार्थ को हम क्या कहेंगे, द्रव्य भी कहेंगे। पदार्थ का चलिए अब हम भौतिक स्वरूप देख लेते हैं। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जो पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना होता है। नंबर 2, पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, पदार्थ के जो कण हैं वो कैसे रहेंगे, छोटे छोटे होंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ के कणों की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो पदार्थ के कणों की विशेषताएं काफ़ी सरल और सिंपल रहेगी। देखिए नंबर 1, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। नंबर 2, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। ठीक है, यानी कि वो अस्थायी रूप से स्थिर नहीं रहते हैं, वो गति करते रहते हैं। नंबर 3, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे के प्रति उनका खिंचाव होता है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ये
अब देखिए यहाँ पर ये आपके छोटे छोटे कण हैं, ठीक है। तो पदार्थ के कैसे कण रहेंगे? छोटे छोटे। और इन पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाएगा। रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह। देखिए यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा खाली जगह देखने को मिल रही है। कौन सी अवस्था है? ये आपकी गैस अवस्था में, ठीक है। और यहाँ पर हमें थोड़ी सी कम दिख रही है, लेकिन है ज़रूर, ठीक है, इसमें भी। इसके बाद में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसमें भी है। इसमें ऐसे इनसे भी थोड़ी है, लेकिन है ज़रूर है, ठीक है। तो जो पदार्थ के कण हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। कण काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है, और इनका एक दूसरे के प्रति खिंचाव होता है, ठीक है। आकर्षण बल यानी एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और ये निरंतर गति करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप पदार्थ के कण की विशेषता की स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न है हमारा विसरण। विसरण किसे कहेंगे? तो देखिए दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है, ठीक है। जैसे कि दूध के जो कण हैं वो अलग रहेंगे और जो पानी के कण रहेंगे वो अलग रहेंगे, ठीक है। और जब हम दूध में पानी मिलाएंगे तो यही घटना आपकी क्या कहलाएगी? विसरण कहलाएगी, जब दोनों के गुण मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या आपका विसरण है। तो इसकी परिभाषा इस तरह से देंगे कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ये विसरण कहलाता है, ठीक है। जैसे कि दूध में पानी का मिलना या पानी का दूध में मिलना, पानी के कण अलग और दूध के कण अलग, ठीक है। तो पानी में जब दूध में हम पानी मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा? आपका विसरण, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप कुछ बातें और नोट कीजिएगा कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। हम जब गर्म करेंगे तो इसमें विसरण की जो क्रिया है वो तेज हो जाती है। नंबर 2, सबसे अधिक विसरण गैस में पाया जाता है। सबसे अधिक विसरण किस में पाया जाता है? गैस अवस्था में, ठीक है। किस अवस्था में? गैस अवस्था में। नंबर 3, द्रव में कम विसरण पाया जाता है। जो द्रव रहेगा, द्रव अवस्था में पदार्थ, उनमें जो विसरण है वो कम रहेगा। नंबर 4, ठोस पदार्थों में विसरण नगण्य पाया जाता है, अर्थात कहे तो ना के बराबर, ठीक है। किसके बराबर रहेगा? किसमें? ठोस पदार्थ में विसरण जो रहेगा वो ना के बराबर रहेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आपकी विसरण की परिभाषा हो गई और कुछ ये आपके इम्पोर्टेंट बिंदु हो गए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न रहेगा हमारा, तो ये है आपका अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है। यहाँ पर कुछ नाम दिए, हमें पदार्थ बताना। पहले तो पदार्थ आपको पता होगा कि जो स्थान घेरता है और उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान रहेगा, वो क्या कहलाएंगे? आपके पदार्थ कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए हैं, जैसे कुर्सी। अब कुर्सी आपने सभी ने देखी होगी। कुर्सी जगह घेरती है, उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान है, तो ये आपका पदार्थ हो सकता है। वायु यानी कि हवा। ऑक्सीजन को हम लेते हैं, अब वो भी ऑक्सीजन को हम किसी भी वस्तु में लेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका पदार्थ हो सकता है। स्नेह, ठीक है। स्नेह ये स्नेह जो है वो यहाँ पर स्नेह, किसी के प्रति स्नेह, तो ये पदार्थ थोड़ी ना हो सकता है। स्नेह किसी प्यार दुलार करना। गंध, ठीक है, क्या है हमारी? गंध। अब गंध जो कि सुगंध है, ये आपकी पदार्थ नहीं हो सकता। घृणा, किसी से घृणा करना, ये भी आपका पदार्थ नहीं हो सकता। बादाम, ठीक है। बादाम तो देखिए, बादाम की बीज, बादाम आपका पदार्थ हो सकता है, ठीक है। ये जगह घेरता है आपका। इसके बाद में विचार, यानी कि भावना रखना, विचार रखना, भावना वही विचार, ठीक है। ये आपका पदार्थ नहीं हो सकता।
इसके बाद में शीतल, पेठा और इत्र की सुगंध। तो इत्र की जो सुगंध है ये आपकी पदार्थ हो सकती है, क्योंकि इत्र को हम किसी भी डिब्बे में रखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इनमें से आपके कुछ पदार्थ है और कुछ पदार्थ नहीं है, और मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास यहाँ पे किया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये नाम है आपके पदार्थ कौन कौन से, कुर्सी, वायु, बादाम, शीतल पेय, ठीक है, इत्र की सुगंध आदि पदार्थ हैं। ठीक है, और भी नाम हैं, पूरे के पूरे हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, तो आधे आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो जो स्विमिंग पूल में जो गोताखोर होते हैं वो पानी को काटते हैं, जब तैरते हैं तो पानी कटता जाता है, तो इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रदर्शित होता है। चलिए तो समझते हैं इस प्रश्न का आंसर पढ़ के। तो देखिए, स्विमिंग पूल में पानी को काट पाने से पदार्थ का यह गुण प्रक्षेपित होता है, यानी कि ये गुण दिखाई देता है कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। क्या करता है? एक बल कार्य करता है। चूँकि द्रवों के कणों के मध्य लगने वाला बल कम होता है। ठीक है, क्योंकि जो पानी है वो द्रव अवस्था में यानी तरल रूप में रहेगा, तो तरल रूप में रहेगा तो वो द्रव है आपका, तो द्रवों के कणों के मध्य लगने वाला जो बल है वो कम रहता है, इसलिए जल के कण अपेक्षाकृत सरलता से अलग हो जाते हैं। इसलिए क्या होते हैं, जो जल यानी कि पानी के जो कण हैं वो अपेक्षाकृत सरलता से अलग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो यह है आपका प्रश्न का आंसर कि जब स्विमिंग पूल में पानी को काट पाने से पदार्थ का यहाँ गुण प्रक्षित होता है, यानी कि दिखाई देता है कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। चूँकि द्रवों के कणों के मध्य लगने वाला बल कम होता है। ठीक है, इसलिए जल के कण अपेक्षाकृत सरलता से अलग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। चलिए पहला है यहाँ पर कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुँच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न है कि जो गर्म गर्म खाना होता है उसकी जो गंध है यानी कि सुगंध है वो हमें दूर से ही आ जाती है, लेकिन जैसे ही खाना आपका ठंडा होगा तो उस खाने की महक लेने के लिए हमें उसके पास क्यों जाना पड़ता है। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर हम देखते हैं। तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उच्च तापमान, ठीक है, उच्च तापमान और अणु की गतिज ऊर्जा उच्च होती है। ठीक है, उच्च तापमान पे जो अणुओं की गतिज ऊर्जा होगी वो उच्च होगी, इसलिए विसरण की दर उच्च होती है। विसरण क्या है कि देखिए, जब भोजन हम पका रहे हैं तो उसके जो कण हैं वो अलग रहेंगे, और फिर वायु खुले में हम बनाते हैं तो वायु खुले में क्या आपकी वायु यानी वायु के कण, तो वो क्या है, जब दो कण आपस में मिलते हैं तो यही क्या है, आपकी विसरण है। तो इसलिए विसरण की जो दर है वो उच्च हो जाती है। उस वजह से क्या होता है कि जो खाने के जो गर्म खाना है उसकी जो गंध है वो जल्दी पहुंच जाती है, यानी कि वातावरण में फैल जाती है। तो उस वजह से हमें गर्म गर्म खाने की गंध कई मीटर तक पहुंच जाती है। लेकिन दूसरी ओर निम्न तापमान पर अब हमारा जो खाना ठंडा हो जाता है तो उसका तापमान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में विसरण की जो दर है वो कम हो जाती है।
जिस वजह से हमें सूखने के लिए उसके पास ही जाना पड़ता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो देखिए उच्च तापमान पर क्या होगा, विसरण की जो दर है वो उच्च होगी। उस वजह से हमें खाने की महक दूर से ही आ जाएगी। लेकिन जैसे ही खाना ठंडा होगा तो निम्न तापमान रहेगा, तो निम्न तापमान के कारण विसरण का जो तापमान है वो भी कम रहेगा। उस वजह से हमें ठंडे खाने की महक नहीं आती है। उसकी महक सूंघने के लिए हमें उसी के पास जाना होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। इस प्रश्न का आंसर मैंने समझाने का प्रयास किया है। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो देखिए, पदार्थ की आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। चलिए, हम इनको सीरियल वाइज सीरियल समझ लेते हैं। तो हम ठोस किसे कहेंगे, यानी कि सॉलिड। तो देखिए, सॉलिड आपका रहेगा कि वे पदार्थ कि जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। ठीक है, तो ऐसा पदार्थ जिसका जो आयतन है वो और उसका जो आकार है वो दोनों क्या रहेगा, निश्चित होगा, उसे हम क्या कहेंगे, ठोस। जैसे कि ये आपका ढक्कन हो गया। ठीक है, अब ये जो ढक्कन है ये आपका ठोस अवस्था में है। ठीक है, जिस तरह से जैसे कि ये डिब्बी भी क्या है, आपकी एक ठोस अवस्था में है। अब जैसे ही हम इसको हाथों के द्वारा दबाएंगे तो ये आपका दबेगा नहीं। ठीक है, तो क्या इसको मैं इस तरह से दबाऊंगी। चलिए दबाते हैं इसको। चलिए, हमने इसको दबाया तो क्या इसकी जो बनावट है वो बदली? नहीं बदली। क्या इसके वज़न में कुछ परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये क्या है, आपकी ठोस अवस्था है। ठीक है, जैसे कि अब ये ले लीजिए, ये भी आपका, अब इससे भी हम हाथ से दबाएंगे, जितना भी दबाएंगे। देखिए, मैं यहाँ पे जोर दे के दबा रही हूँ, फिर भी इसकी जो बनावट है वो नहीं बदल रही है, ना इसका जो वज़न होगा वो कम होगा। ठीक है, तो ये क्या आपकी कहलाएगी, ठोस अवस्था कहलाएगी। तो ऐसी सारी वस्तुएं रहेगी उसमें कि जिसका जो आयतन है और जो आकार है, ठीक है, इसकी जो बनावट है, ठीक है, वो बनावट ये दोनों क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी कि जितनी है उतनी ही रहेगी। आयतन इसका वजन, ठीक है, वजन भी इसका ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, जितना है उतना का उतना रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ठोस है। चलिए, उदाहरण में पत्थर। अब पत्थर को आप कितना भी दबाएंगे तो उसकी जो बनावट है वो थोड़ी ना बदलेगी। ठीक है, हो सका वैसे रबड़, लोहा हो गया। चलिए, अगली अवस्था है द्रव। अब द्रव में आयतन निश्चित, आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, उसे द्रव कहा जाता है। अब देखिए, जैसे कि अब पानी, जो पानी है वो आपका लिक्विड अवस्था में, यानी कि द्रव का एक और है तरल पदार्थ। ठीक है, जो पानी है हमारा तरल पदार्थ में है, यानी कि द्रव है। अब हम पानी, 1 लीटर पानी है। अब 1 लीटर पानी को हम, ठीक है, 1 लीटर जो पानी है उसे हम किसी भी वस्तु में भरेंगे तो वो 1 लीटर ही होगा कि बढ़ जाएगा। लेकिन जो उसका आकार है वो निश्चित नहीं होगा, क्योंकि हम पानी को जिस किसी पदार्थ में भरेंगे वो उसी का रूप ले, यानी कि उसमें ही वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये आपका तेल और पेट्रोल। जैसे हम तेल को डिब्बी में भरेंगे तो वो उसका आकार लेगा, किसी और बर्तन पात्र में भरेंगे तो वो उसमें परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि पेट्रोल भी उसी को उसी है। तो द्रव में क्या होगा, जो आयतन है वो तो उसका निश्चित रहेगा, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ, द्रव कहेंगे। ठीक है, चलिए इसकी एक और अवस्थाएं पढ़ लेते हैं, गैस। अब
गैस किसे कहेंगे? तो वे पदार्थ कि जिनका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, क्या रहेगा? इसका जो आयतन है वो भी और आकार भी दोनों क्या रहेगा? अनिश्चित होगा, उन्हें हम गैस कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एलपीजी गैस। अब एलपीजी जो गैस है, जैसे हम एलपीजी गैस का उपयोग हम खाना पकाने के लिए करते हैं, ठीक है, घर में रसोई के रूप में। तो जब हम थोड़ी सी गैस है आपकी, ठीक है, थोड़ी सी गैस है और हम उस गैस को उस टंकी में देंगे, उस टंकी में भरेंगे तो वो बहुत सारी हो जाएगी। ठीक है, तो उसका आयतन भी बदल गया, यानी कि टंकी का उसने आकार ले लिया। ठीक है, टंकी का ही उसने आकार ले लिया और वो जो गैस है वो पूरी टंकी में फैल गई। ठीक है, चाहे हम गैस को किसी डिब्बी में थोड़ी सी लेंगे, ठीक है, मात्र थोड़ी सी लेंगे, किसी भी डिब्बी में हम भरेंगे गैस को तो वो पूरी उसमें गैस ही गैस हो जाएगी। तो उसने उस डिब्बी का भी आकार ले लिया और उसका आयतन भी परिवर्तित हो गया। ठीक है, वो पूरी की पूरी एक हो गया आपकी सीएनजी गैस, यानी कि प्राकृतिक गैस, जिसका उपयोग हम वाहनों के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो इस गैस अवस्था में क्या होगा? इसके आयतन भी बदलाएगा और आकार भी बदलाएगा, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी गैस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वायु, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, इस क्लास में हम इतने ही प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, और अगले प्रश्न हम अगली क्लास में देखेंगे। जब तक आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, ये आपके 6 से 7 तरह के क्वेश्चन थे इसमें, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो अच्छे से आप इनको कंप्लीट कीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।